हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं वो है केस स्टडी नंबर 5 एंड बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। इसको हम करेंगे वैसे ही, हम सबसे पहले एमसीक्यू रेड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस रेड करेंगे और फटाफट से जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो मैं उस वाले पैराग्राफ पे आपको लेके चला जाऊँगा केस स्टडी के, जहाँ से वो आंसर आया है या जिससे उसका आंसर हमें मिलेगा, जिससे कि आपको एक पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और जहाँ पर जिन क्वेश्चनों में अगर क्वेश्चंस में हमें ऐसा लगेगा कि हमें डायरेक्टली आंसर हम दे सकते हैं तो उसके आंसर्स हम डायरेक्टली दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एमसीक्यू नंबर 1 के पास आते हैं। क्या कहता है, विद इन हाउ मच टाइम पीरियड केजीबी शैल टेक द फिजिकल पोजीशन ऑफ द अपार्टमेंट एट सिल्वर ओक रेसिडेंसी। कहता है कितने टाइम में केजीबी लिमिटेड को फिजिकल पोजीशन ले लेनी चाहिए सिल्वर ओक रेसिडेंसी की। मतलब केजीबी जो है वो एक तरीके से अलॉटी है और उसको अपार्टमेंट जो है लेना है, तो कितने टाइम में उसको पोजीशन ले लेनी चाहिए। एक बार एमसीक्यूज़ के पार्ट्स देखते हैं कि ABCD पढ़ के देखते हैं, क्या पता हमें आंसर मिल ही जाए। देखते हैं। एट एनी टाइम एज पर इज कन्वीनियंस बट ही नीड टू इन्फॉर्म। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट दैट इज बाय 16 नवंबर, ऐसा भी नहीं है। विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया था जब भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू होता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर, उसके 2 महीने के अंदर अंदर 2 months के अंदर अंदर एज पर द रेरा एक्ट और जो अलॉटीज़ होते हैं उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जैसे ही मिला, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब जैसे ही मिला उसके 2 महीने के अंदर अंदर जो है घर का वो लेना पड़ता है, घर का फिजिकल पोजीशन लेना होता है। दैट्स इट। बिना केस स्टडी पढ़े हम डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेकंड पॉइंट, whether the transaction of acquiring the property in form of farmhouse by Mr. Rajesh Kachru in his own name out of the funds realized from the impartial estate of the undivided family amounts to बेनामी ट्रांजेक्शन। इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है मिस्टर काचरू जो है इन्होंने एक फार्म हाउस खरीदा है, एक्वायर करी है प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस के रूप में, और जो पैसा था वो रियलाइज हुआ था इम्पार्टेबल एस्टेट से जो अनडिवाइडेड फैमिली का था। क्या उसे बेनामी ट्रांजेक्शन मानेंगे? नहीं। जब आप बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एचयूएफ से रिलेटेड होता है तो उसको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, नो, बिकॉज द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ फ्रॉम द नोन सोर्सेज, और सबसे बड़ी बात नोन सोर्सेज से वो पैसा है तो, और बेनिफिट जो है ऑफ द एचयूएफ फॉर हिज ओन बेनिफिट डज नॉट अमाउंट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। इसके लिए आपको बेनामी ट्रांजैक्शन डेफिनेशन रीड कर लीजिएगा, बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। और आपको ऑब्वियसली जब आप केस स्टडी सॉल्व करें तो आपको ऐसा एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि आपको वो डेफिनेशन आती होगी, तो इसका आंसर आपका बी है। आगे बढ़ते हैं। वेदर सुजाता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज़ वैलिड handed over the relevant documents and possession of the common area to the resident society of Silver Oak Residency within the required framework टाइम फ्रेम। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सुजाता डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला था, क्योंकि वहीं से हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अलॉटीज़ को ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं किए। तो चलते हैं सबसे पहले उस पैराग्राफ पे जहाँ हमें इसका आंसर मिलेगा या इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो पेज नंबर 5.1 पे लास्ट पैराग्राफ यहाँ इसके बारे में बात करता है। क्या कहता है, सुजाता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड गॉट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑन 16 नवंबर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 16 नवंबर 2020 पढ़ लेते हैं। फॉर द प्रोजेक्ट सिल्वर ओक रेसिडेंसी, बिल्कुल, एन एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज जो है वो जुलाई 2020 में बनाया गया था, दैट एंड और वो रजिस्टर्ड हुए थे 5 सितंबर 2020 में। मतलब उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ही हमारा जो अलॉटीज़ का एसोसिएशन है वो बन चुका है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग प्लान एंड पोजेशन ऑफ कॉमन एरियाज इंक्लूडिंग पार्क एंड लैंडस्केप्स वर हैंडेड ओवर टू सच रेसिडेंट। कब दिया? 28 दिसंबर को दिया। अच्छा, मैं आपको एक प्रोविजंस याद दिलाना चाहूँगा। अगर आपको प्रोविजंस रह के याद होंगे तो जब आप अदर डॉक्यूमेंट्स देते हो, ठीक है, तो आपको जो सबके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि कॉमन एरियाज़ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको किसको देने होते हैं? एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ को देने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी था। और कितने दिन के अंदर अंदर देने होते हैं? देखो, अगर लॉ में बोला गया होगा तो उतने पीरियड के हिसाब से, लेकिन अगर लॉ में नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया है लॉ जो है साइलेंट है, तो 30 डेज के अंदर अंदर देना होता है फ्रॉम द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कब मिलता है, 16 नवंबर को मिला है, ठीक है। और इन्होंने कब दिया है? 28 दिसंबर को, जबकि 16 दिसंबर या लास्ट बोलो तो 15 दिसंबर तक इसको देने थे और इसने 28 दिसंबर को दिया है, तो यहाँ पर 30 डेज़ के अंदर अंदर तो नहीं दिया। तो चलते हैं भाई, देखते हैं आईसीए ने क्या आंसर दिया है और उसके बारे में क्या बोला गया है। तो कहता है सबसे पहला, नो, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ द प्रमोटर शैल हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्लान्स इंक्लूडिंग कॉमन एरियाज टू द एसोसिएशन ऑफ द अलॉटीज विद इन 6 months। नहीं भाई, 30 डेज होता है। नो, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ द प्रमोटर शैल हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्लान्स इंक्लूडिंग कॉमन एरियाज टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज एट एनी टाइम। नहीं, 30 डेज होता है। कहता है
क्या इन्होंने रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में दिया है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि दिया है कि नहीं दिया। तो भाई यहाँ पर येस, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ द प्रमोटर शेल हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्लान्स इंक्लूडिंग कॉमन एरियाज टू द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। आगे लास्ट, yes, because the absence of any law the promoter shall hand over the necessary documents and plans including common areas to the association of allottees within 30 days from that is 15th December। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, उसने कब दिया, 28 दिसंबर। तो देखते हैं आईसीए ने इसका आंसर क्या दिया है। तो अगर मैं इसका आंसर देखने जाता हूँ, आईसीए ने इसका आंसर डी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या हुई है, मैं आपको गलती बताना चाहता हूँ। गलती यहाँ पर बताना चाहता हूँ ये कि यहाँ पर क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हो, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि क्या उन्होंने जो हैंड ओवर किया है डॉक्यूमेंट्स वो विद इन द टाइम फ्रेम किया है। तो यहाँ पर येस वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आपका नो वर्ड आएगा। पहला नो, उसके बाद बिकॉज द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉज, जो आपका हैंड ओवर होना चाहिए वो 30 days के अंदर होना चाहिए। देखो इसने कंक्लूजन सही दिया है कि 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए, लेकिन जब हमने ऊपर केस स्टडी पढ़ी तो वहाँ पता चला 28 दिसंबर को दिया है। तो यहाँ पर बस नो हो जाएगा और इसका आंसर डी ही रहेगा। तो बस ये बात आपको नोट करनी है कि यहाँ पर नो आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नो ही आना चाहिए, और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर आपका कुछ पॉइंट हुए तो प्लीज़ बता देना, अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, वेदर द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर लिक्विडेशन ऑफ एसआर ऑटो पार्ट लिमिटेड इज लीगली वैलिड। अब इसके लिए भी हमें केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा कि भाई कितने परसेंटेज ने पास किया, उसके बाद ही तो पता चलेगा। तो चलते हैं पेज नंबर 5.2 पे। 5.2 पे अगर हम पढ़ते हैं, एक दो, ओहो सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैन। तो पेज नंबर 5.2 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं। अगर मैं पेज नंबर 5.2 पे आता हूँ, पेज नंबर 5.2 पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जीवी रेड्डी के बाद से क्या लिखा है, जीवी रेड्डी इज कीन टू सर्वाइव द बिजनेस एंड इज ईगरली वेटिंग फॉर द रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इससे ये पता चल रहा है उनका कोई बिजनेस है जो कि हमारा वो रेजोल्यूशन प्लान में जा चुका है। बट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स द आईआरपी वाज अपॉइंटेड एज आरपी, ठीक है, इंटीमेटिंग द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू लिक्विडेट द एसआर ऑटो। अब इन्होंने क्या बोला कि वो लिक्विडेशन करना चाहते हैं विद ओनली 71% ऑफ द वोटिंग पावर, 71% ऑफ द वोटिंग राइट। अगर आपने पढ़ा होगा प्रोविजंस तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 66% ने भी अगर पास कर दिया तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अपना आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहला, वेदर द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, यस 66% को करना था, इन्होंने 71% कर रखा है, बहुत सही है, ठीक है। तो कहता है लीगली वैलिड, लीगल बिकॉज द डिसीजन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसआर ऑटो लिमिटेड कैन ओनली बी टेकन बाय एनसीएलटी, नहीं। लीगली इनवैलिड बिकॉज द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर ऑफ एसआर ऑटो लिमिटेड कैन बी टेकन बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ओनली आफ्टर द रेजोल्यूशन प्लान प्रेजेंटेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज रिजेक्टेड, नहीं। इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं। लेस देन 75%, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लीगली वैलिड, क्योंकि यहाँ पर 66% वाली बात नहीं लिखी गई है तो सिर्फ लीगली वैलिड लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 60 ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, वेदर द एक्ट ऑफ लीजिंग आउट ऑफ द रिजॉर्ट फॉर पीरियड ऑफ 4 years विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई टू द हांगकांग बेस्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी इज वैलिड। तो भाई इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा प्रोविजंस, आओ देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर है, प्रेजेंटली नो वन स्टेज एट द ancestral house of the Balkrishna family which is situated in Kerala, India. Mr. Raju Ganesh Balkrishna is staying in Texas along with his wife and children. His family has got citizenship in the US. The children are growing, due to which Mr. Raju wishes to buy a bigger house for his family as there was need for some space for which he required money, and so he requested his elder brother KGB to provide KGB to help him. Although KGB is very much attached to the ancestral house, but considering the needs of his younger brother and his own decision to settle in NCR, he decided to sell the house. This is the only immovable property in which Mr. Raju holds interest. As per the testament of their father, property of Ganesh Balkrishna was divided into 4 equal parts, one part of KGB, one part of Raju, another one for Swapnika, and the last for the trust of school where he was a teacher. After the sale of the property, the sale proceeds were shared accordingly. The house was sold to the local who converted the building. उन्होंने क्या किया, और जिसको बेचा गया उसने कन्वर्ट कर लिया बिल्डिंग को रिजॉर्ट में, एंड लीज कर दिया सेम टू अ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी ऑफ हांगकांग फॉर द पीरियड ऑफ 4 years विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई. राजू कॉन्टैक्टेड द इंडियन ब्रांच ऑफ हिज लोकल बैंक इन टेक्सास टू रेमिट द मनी. द बैंकर गेव हिम अ सर्टेन फॉर्म टू फिल विच ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड. ही डिसाइडेड टू टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट्स इट. तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची ना जिस बंदे को, उस बंदे ने क्या किया, हांगकांग की किसी कंपनी को 4 साल के लिए उन्होंने दे दिया कि वो चलाएंगे.
चलेंगे, ठीक है। रिजॉर्ट बना लिया उन्होंने और वो रिजॉर्ट बना के चला रहे हैं। तो यहाँ बोला गया कि आरबीआई से परमिशन लेनी ज़रूरी है। कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन, कहीं पर भी फेमा हमें नहीं रोकता, कहीं पर भी नहीं रोकता फेमा। अगर आप जाते हो शेड्यूल 6 में तो कहीं पर भी इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। यस, वो प्रॉपर्टी को लेके एक्वायर करके ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आरबीआई की अगर परमिशन नहीं है तो भी चलेगा, लीगली वैलिड है। तो इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है? 6 पॉइंट हमसे ये कहता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पे आ गए। डिस्क्रिप्टिव में 6 पॉइंट कहता है, वेदर मिस्टर राजू गणेश बालकृष्णा इज अलाउड टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ हिज फैमिली इन केरला, इफ सो कैन ही रिपेट्रिएट द प्रोसीड्स। यार कितनी बार तो पढ़ा हुआ है हमने ये कि क्या रिपेट्रिएशन कर सकता है? यस कर सकता है। सेक्शन नंबर 6 अगर हम पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट का पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बारे में बता देता है। उसके साथ रेगुलेशन नंबर 8 अगर आप पढ़ लेते हो तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रेगुलेशन नंबर 8 में कि रिपेट्रिएशन करा जा सकता है, प्रोवाइडेड वो तीनों कंडीशंस पूरी करता है वो बंदा, तो वो पैसा लेके जा सकता है आराम से। तो यहाँ पर बालकृष्ण ने, हम ऐसा बोल देंगे कि बालकृष्ण ने सारी कंडीशंस पूरी करी गई हैं। रेगुलेशन 8 को पूरा का पूरा चेप दोगे, सेक्शन नंबर 6 की वो 2 लाइन लिख दो कि रिपेट्रिएशन अलाउड है और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर आपका सेक्शन, आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हो, दैट्स इट। अगला पार्ट, As per Section 5 of the Competition Act 2002, if any enterprise or group merge or acquire an interest in another enterprise which creates a resulting entity with assets or turnover over the threshold limit is considered as a formation combination which may adversely affect the competition in the relevant market sphere, whether Marcus Port and Shipping Limited and Anandi होल्डिंग लिमिटेड इज अ ग्रुप एज पर द, मतलब ये पूछ रहा है पहले तो ये दोनों कंपनी ग्रुप की डेफिनेशन में आएंगी, और अगर आएंगी तो क्या इनको सेक्शन नंबर 5 में जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए अप्रूवल लेना होगा सीसीआई से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही लगता है कि इस पर ऐसा क्वेश्चन उठ के आ सकता है। आइए बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ते हैं कि कहाँ पर मिलेगा। पेज नंबर 5.2 पे आते हैं और ये पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा ये। Ms. Swapnika is a management consultant in Marcus Port and Shipping Limited, which is an associate company of Anandi Holding Limited, which holds 40% of the voting rights of the Marcus. कितना है? 40%। याद रखना कितना है, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ 40% है, ठीक है, ऑफ द वोटिंग राइट्स। याद रखना ये बात, ठीक है, ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द मार्कस पोर्ट एंड शिपिंग लिमिटेड 40% स्टेक वॉज एक्वायर्ड ऑन 10 अप्रैल 2018 एंड सो इट इज़ हैविंग अ राइट टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर्स। कितने? सिर्फ 4 डायरेक्टर्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकता। एक तो 40% स्टेक है, एक तो 40% स्टेक वाली बात याद रखनी है, दूसरा कि सिर्फ 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 4 directors out of 10 directors at the board of Marcus Port and Shipping Limited. The management and daily affairs of the company Marcus Port and Shipping Limited are purely independent because the holding company does not possess expertise in the shipping and port businesses. Marcus Port and Shipping Limited is contributing a major portion to the group profits. Marcus Port and Shipping Limited is willing to enter in the domain of operations of airports alongside the seaport businesses because the market of domestic travel has manifolded in the previous couple of years, that is yielding juicy profits to the airport operations. Hence, in the first week of September, it acquires the airport of the financial capital of the country along with one subsidiary from the BMR group. तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर इसका आंसर देने चलते हैं। क्या पूछा? एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इफ एनी एंटरप्राइज और ग्रुप मर्ज और एक्वायर एन इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज विच क्रिएट अ रिजल्टिंग एंटिटी विद एसेट्स और टर्नओवर ओवर द थ्रेशोल्ड लिमिट इज कंसिडर्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन विच में एडवर्सली अफेक्ट द कॉम्पिटिशन इन द रेलिवेंट मार्केट। वेदर मार्कस पोर्ट एंड शिपिंग लिमिटेड जो हमारी है और आनंदी होल्डिंग कंपनी जो क्या ग्रुप मानी जाएगी, और अगर मानी जाएगी तो सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से जाएगा या नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी जो आपको पेज नंबर 1.26 ऑफ द एक्ट से मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक एग्जाम्शन मिलेगी उनको जो हमारी, मैं अभी ग्रुप की डेफिनेशन बढ़ाऊंगा आपको, और एग्जाम्शन भी मिलेगी आपको जो पेज नंबर 1.27 पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब आपको मैं आंसर शीट पे ले जाता हूँ, आंसर्स पे ले जाता हूँ। आईसीए ने इसका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दे रखा है। देखिए, जब आप सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट तक, ग्रुप का मतलब इन्होंने बताया हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा एंटरप्राइज जब एक साथ इन पोजीशन में होती है तब माना जाता है ग्रुप। तो क्या होता है, 26% से ज़्यादा स्टेक होना चाहिए, तो इसका तो 40% था, मैंने ऊपर बोला ही था आपको, तो ठीक है भाई, ये तो हमारा पूरा है। सेकंड, 51% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर रहे हो, क्या ऐसा था? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इस वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि हम सिर्फ 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर पा रहे थे 10 में से, ठीक है। तीसरा, कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ द कोई और अपॉइंट कर रहा था। तो देखते हैं, कंडीशन 1 वो तो फुलफिल्ड है क्योंकि 40% है। कंडीशन नंबर 2, 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे थे 10 में से, तो ये बात तो हमारी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तीसरा, सिंस द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स इज प्योरली इंडिपेंडेंट, तो वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी।
ऑल्दो कंडीशन नंबर 2 एंड 3 जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन पहली कंडीशन, तीनों कंडीशन पूरी हो ऐसा नहीं था, तीनों में और लिखा हुआ है, तो तीनों में से एक भी कंडीशन अगर पूरी होगी तो भी चलेगा, तो ये ग्रुप की डेफिनेशन में तो फॉल कर गया। लेकिन अगर आप पेज नंबर 1.27 पे जाते हैं ऑफ द बुक ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, तो उसमें वहाँ पर एक एग्जामेशन है जो प्रोवाइड करी गई है, और जहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली है कि अगर कोई ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा है लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट इन अदर एंटरप्राइजेस, मतलब अगर कोई ग्रुप जो है पब्लिक इंटरेस्ट हेयर बाय एग्जेम्प्ट कर रहा है ग्रुप को एक्सरसाइजिंग द less than 50% of the voting rights in other enterprises from the provision of section number 5 of the said act for a period of 5 years, वो जो है वो exempt माने जाएंगे, 5 साल के लिए उनको exempt किया गया है कि उन्हें एप्लीकेशन फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। तो यहाँ पर यही बात आपको लिखनी होगी, यहाँ पर पेज नंबर 1.26 को रेफर देना है जिसमें आपको ग्रुप की डेफिनेशन है, और पेज नंबर 2.7 पे 1.26 पे आपको जाना है जहाँ ग्रुप की डेफिनेशन है, और पेज नंबर 1.27 पे जाना है जहाँ पर आपको ये एग्जाम्शन है। यही दोनों इसका आंसर बनेंगे, दैट्स इट, और कुछ इसके अंदर नहीं था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। Whether the property acquired in own name by Mr. Rajesh Kachru out of the funds realized from the undivided estate of the undivided family and then transferring it to the partial estate of undivided family can be considered as a benami transaction as a suspicion arises with respect to the purpose and nature of transaction. How do you see the present transaction? ठीक है। दूसरा, highlight the commonly applicable circumstances which guide whether the transaction is benami or not. Is there a litmus test to determine? अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला आंसर आप दे पाओगे अगर आपने केस लॉस पढ़े होंगे तो, क्योंकि जब मैंने केस लॉस की वीडियो डाली थी तो मैंने हर केस लॉ में बेनामी ट्रांजैक्शन की जब मैंने वीडियोस डाली थी तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट यही बोला था कि वो 6 सर्कमस्टांसेस जो उस केस लॉ में गिवन है कि सोर्स क्या है पैसे का, इंटेंशन क्या थी, वो ऐसे करके 6 सर्कमस्टांसेस जो हैं 6 सर्कमस्टांसेस गिवन है। अगर आप ये 6 सर्कमस्टांसेस लिख दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो 6 सर्कमस्टांसेस आपको लिखना है, और वहीं केस लॉ में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी लिटमस टेस्ट नहीं होता ये डिसाइड करने के लिए कि बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। आपको बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जाननी होगी, देखनी होगी, और दूसरा आपको ये सिर्फ 6 सर्कमस्टांसेस देखने होंगे, तभी आपको पता चलेगा बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। और इस वाले पार्ट में अगर मैं बता दूं तो ये अनडिवाइडेड फैमिली को जाना या नहीं जाना ये वाला बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल कर जाता है, क्योंकि एचओ वाला केस है ये जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और इस वाले केस में जो हमारी 6 सर्कमस्टांसेस है उसमें भी वो जो है हमारा अगर वो फॉल कर जाएगा राजेश काचरू तो हमारा माना जाएगा, वरना वो नहीं माना जाएगा। और लिटमस टेस्ट कोई भी नहीं होता, ये आंसर आपको लिखना होगा। तो एक आंसर आपको ये लिखना होगा, देयर इज नो लिटमस टेस्ट टू डिसाइड दैट द प्रॉपर्टी इज फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट। सेकंड, आपको ये लिखना होगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्योंकि जो ये ट्रांजैक्शन है पूरी की पूरी बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कवर्ड है जो सेक्शन नंबर 2 में गिवन है ऑफ द प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। एंड द थर्ड पॉइंट, वो 6 सर्कमस्टांसेस आपको लिखने होंगे जो केस लॉ में, पहले केस लॉ में भी मिल जाएगा, कितने सारे केस लॉ में आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे केस स्टडीज़ ऐसे हैं, बहुत सारी केस स्टडीज़ ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी केस स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें बच्चों को बाद में डाउट आता है, या फिर वो मुझसे पूछते हैं तो टेलीग्राम पे मुझसे डाउट पूछ लेते हैं, या फिर अगर जिनके पास मेरा नंबर है वो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, या फिर कमेंट में भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं। तो जो डाउट अच्छे होते हैं या कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा अटपटा है तो शायद किसी को समझ नहीं आएगा, तो मैंने उन सबको पिन कर रखा है कमेंट्स को। तो जब भी आप इसको दोबारा रिवाइज करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम से पहले या कभी भी बीच में इतना इनफ टाइम मिलेगा कि एक बार और आप केस स्टडी डाइजेस्ट को फटाफट से स्पीड मोड में देखेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पिन कमेंट है उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, पिन कमेंट को जरूर देख लें एक बारी कि अगर मैंने उसमें क्लैरिफिकेशन डाल रखी है, क्योंकि अभी मैंने एक केस स्टडी नंबर 1 में बहुत सारे डाउट्स बच्चों को आए थे, बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो मैंने क्या किया उसको 3 पॉइंट में बांट के जितने भी डाउट्स थे उसको समराइज करके 3 पॉइंट में डाला है। काफ़ी बड़ा सा कमेंट करा है, उसको रीड कर लोगे तो बहुत सारे प्रोविजंस भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें भी अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जिसमें मैंने ऐसा किया है, बहुत सारे चैप्टर्स के केस में भी ऐसा किया है। तो जब भी रिवाइज करो तो एक बार पिन कमेंट जरूर देख लेना। और अब एक बात जो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो नए नए सब्सक्राइब करके चैनल को आए हैं या न्यू हैं, ऑल दोज पीपल जो न्यू हैं हमारे चैनल्स में, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स, summary of all the chapters of paper 6D and also all the significant case law summary, and now I am continuing with the case study digest. So in future I will be uploading with the question paper analysis too, क्योंकि वो बार बार ये लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में मैं ये बात बोल दूंगा। तो यहीं पर हम आज के सेशन के साथ ख़त्म करते हैं।
और अगर और कोई केस स्टडीज़ हो जिसमें आपको डाउट हो, मैं तो बनाता ही रहूँगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली किसी में डाउट हो तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, सबसे पहले उसको कवर कर लेंगे, जिससे कि ईजिली वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं जिसमें आपको डाउट है। कि भले ही 50 केस स्टडीज़ ना हो तो एटलीस्ट वो सारी कवर हो जाएं जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आ रही है और आपस में हम डिस्कस भी कर लें। ठीक है, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। प्लीज़ अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, अपने घर में सबको वैक्सीन लगवाएं जो भी एलिजिबल हो चुके हैं, और अगर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो कोशिश करते रहें, स्लॉट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपना ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।